चलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कल हमने डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है वो पढ़ा था, व्हाट इज द डायमेंशंस, वो भी हमने डिस्कस किया। एंड उसके बाद हमने 27 डायमेंशनल फॉर्मूला हमने लिखे। थोड़े और भी आज लिखते हैं और फिर एक अलग मेथड भी सीखेंगे, बराबर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कल हमने लास्ट में लिखा था 27 स्पेसिफिक हीट का लिखा था, हाँ कि नहीं। चलो आगे जाते हैं, स्पेसिफिक हीट से आगे 28, बराबर है। तो यहां पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। पर उसको कैसे डिनोट करेंगे? आई से। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिनोट करेंगे? आई से। भाई वो तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो फिर उसका यूनिट, जो उसका यूनिट आएगा, तो यूनिट क्या होगा उसका? एम्पियर। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m0 l0 t0 a1, हाँ कि नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं 29। तो 29 कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन है? इलेक्ट्रिक चार्ज। उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से डिनोट करेंगे, हाँ कि नहीं। चलो उसका फॉर्मूला, भाई इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज इक्वल टू IT। आपने 10th में पढ़ा कि भाई चार्ज इज इक्वल टू IT, I मतलब करंट एंड T इज अ टाइम, देयरफॉर इट्स यूनिट। भाई इसका यूनिट क्या होगा? इसका होगा एम्पियर, इसका होगा सेकंड, एंड दे बोथ मेक्स कूलम। क्या बोलेंगे इसको? कूलम, COULOMB, कूलम बोलेंगे, बराबर है उसको। तो चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने चार्ज इन्वेंट किया था, तो उसका नाम, उसने अपने नाम से यूनिट दे दिया कूलम, कैपिटल C लिखेंगे। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे Q इज इक्वल टू m0 l0 t1 a1। क्या लिखेंगे? m0 l0 t1 a1। चलो 30 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? 30 इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। भाई व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? उसका डिनोट कैसे करेंगे? भाई इसको डिनोट करेंगे V से। कैसे डिनोट करेंगे? V से डिनोट करेंगे। तो उसका फॉर्मूला होगा V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, बराबर है, वर्क अपॉन चार्ज। आप 12th में आगे जाके डेफिनेशन पढ़ने वाले हो कि व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ वर्क डन पर यूनिट कूलम, पर यूनिट चार्ज। तो कैसे, वो हम 12th में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखते हैं कि उसका फॉर्मूला पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ओके, तो फिर उसका यूनिट क्या होगा? भाई उसका यूनिट होगा, वर्क का यूनिट जूल, वर्क का यूनिट क्या होगा? जूल, और चार्ज का क्या होगा? कूलम। दोनों कंबाइन होके बनाएंगे वॉल्ट। क्या बनाएंगे? वॉल्ट, कैपिटल V लिखेंगे उसको, हाँ कि नहीं। चलो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला V इज इक्वल टू, भाई जूल का क्या होगा? m1 l2 t-2 अपॉन t1 a1। तो ये हो जाएगा m1 l2 t ऊपर जाएगा तो -2 -1 -3 a -1 हो गया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? m1 l2 t-3 a-1। चलो आगे जाते हैं 31। भाई 31 कौन है? तो रेजिस्टेंस। कौन है 31? रेजिस्टेंस। उसको बोलेंगे कैपिटल R। क्या बोलेंगे? कैपिटल R। एज पर ओम्स लॉ वी नो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा? V अपॉन I। मतलब उसका यूनिट लिखेंगे तो उसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट वॉल्ट, इसका क्या होगा? एम्पियर, वो हो जाएगा ओम। उसको क्या बोलेंगे? ओम, OHM। क्या बोलेंगे इसको? OHM, ओम। तो रेजिस्टेंस का यूनिट आपने 10th में पढ़ा, क्या होगा? ओम। वो जनरली होता है वोल्ट पर एम्पियर होगा, बराबर कि नहीं। तो उसको ओम बोलेंगे। चलो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला
पोटेंशियल क्या क्या होगा, m1 L2 t माइनस 3a माइनस 1, बरोबर है। एक इसका लिखा मैंने, बोलो किसका लिखा, पोटेंशियल का, और I मतलब कौन, करंट A1, तो ये हो गया m1 L2 t माइनस 3a माइनस 2 हो गया। तो ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया, m1 L2 t माइनस 3a माइनस 2। चलो आगे जाते हैं, यहां पे 32 पर 32 लिखते हैं, उसका नाम क्या है, कैपेसिटेंस। कौन है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को हम C बोलते हैं। कौन क्या डिनोट करता है उसको, उसका सिंबल है C। समझना, ये जो C है वो तो यूनिट है। C कौन है यहां पर, यूनिट। किसका यूनिट, चार्ज का यूनिट। और यहां पर जो C है वो कैपेसिटेंस को रिप्रेजेंट करने की एक सिंबल है, हाँ कि नहीं। तो यहां पे C यूनिट है, कूलम, और यहां पे C कैपेसिटेंस है। उसका फॉर्मूला लिखेंगे भाई, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल, सॉरी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन पोटेंशियल। क्या आएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पूरा लिखता हूं, चलो यहां पे पूरा लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मतलब ये हो जाएगा चार्ज Q अपॉन V हो जाएगा। ओके, तो उसका यूनिट, ये कौन, कूलम, ये कौन, वॉल्ट। इसको किसने इन्वेंट किया था, फैराडे ने, तो इसका नाम दे दिया हमने फैराडे, बरोबर है। तो C बाय V फैराडे, उसको बोलेंगे कैपिटल F। और ये जो हो जाएगा C, डायमेंशनल फॉर्मूला Q मतलब T1A1, पोटेंशियल M1, Q का हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब T1A1, और पोटेंशियल क्या, M1 L2 T माइनस 3a माइनस 1। तो ये हो गया M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2। तो ये जो फॉर्मूला बन गया वो कैपेसिटेंस का बन गया, बरोबर है। चलो वैसे तो जगह है थोड़ी, तो और भी दो लिख लेते हैं। 33 क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको बोलेंगे कैपिटल E। उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो उसका यूनिट क्या आएगा, उसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन पर कूलम। क्या बन जाएगा, न्यूटन पर कूलम। और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू न्यूटन m1 L1 t माइनस 2 अपॉन T1A1। तो ये हो गया m1 L1 t माइनस 3a माइनस 1। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, बरोबर है। चलो आगे और भी एक यूज करते हैं, तो ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसको बोलेंगे फाई E। तो फाई का फॉर्मूला क्या क्या लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एरिया, बरोबर है, ये लिखेंगे। तो उसका यूनिट क्या बनेगा, चलो इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, इसका क्या है, मीटर स्क्वायर। तो देखो फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया। वैसे तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी पता है, ये हमने डिराइव किया, नहीं तो फिर यहां पे न्यूटन का मतलब क्या, m1 L1 t माइनस 2। ये मैंने किसका लिखा, न्यूटन का, फोर्स का, m1 L1 t माइनस 2। ये कौन हो गया, एरिया मतलब T2 अपॉन कूलम मतलब A1 T1। तो इसको करोगे तो ये हो जाएगा m1, बरोबर है। अरे सॉरी, यहां पे L आएगा ना, ये मीटर है, मीटर, तो मीटर का L का स्क्वायर, तो m1 L3 t माइनस 3 a
-1 बराबर लिखा मैंने। तो ये फॉर्मूला बन गए, बराबर है। तो इतने फॉर्मूला 34 फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखा है, बराबर है। तो ये 34 फॉर्मूला आपको याद रखना है और कल जब आओगे तो आपको 5-5 बार लिख के लाना है। कितनी बार? 5-5 बार, हर एक फॉर्मूला 5 बार। मानो कि आपने मास लिखा, मास का और कैसे लिखना है, तो जैसे मैंने ये पूरा लिखा है वैसे क्वांटिटी का नाम लिखो, फिर उसका फॉर्मूला लिखो, फिर उसका यूनिट लिखो और फिर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो। ऐसे सभी क्वांटिटी, आपने एक बार मास लिखा तो फिर 5 टाइम्स मास लिख दो, फिर डिस्टेंस, फिर टाइम। ऐसे मैंने 34 फॉर्मूला लिखा है। सभी के सभी फॉर्मूला रफ पेजेस में 5 बार लिखे मैं कल लूंगा आपसे, और एक बार आपको आपकी फेयर नोट्स में लिखना है। हाँ कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलो देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। वीडियो पोस्ट कर लो और उसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने 34 आपको 34 डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा है। आगे बढ़ेंगे, कुछ नया सीखते हैं अभी, बरोबर। तो ध्यान रखना क्या समझा रहा हूं मैं। मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड linear mass density। क्या लिखा मैंने? मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। मतलब कि सपोज एक रॉड है, ये रॉड की लेंथ कितनी है? 10 मीटर। कितनी है? L इज इक्वल टू 10 मीटर। और उसका मास m कितना है? m इज 50 kg। कितना है? 50 kg। तो 10 मीटर लेंथ है, उसका मास 50 kg। तो 1 मीटर का मास कितना? तो हम वी कैन पुट 3 स्टेप्स। कितने का? 10 मीटर का मास 50 kg, तो 1 मीटर का कितना? बराबर। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दिस, तो हमको मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे? मैंने आपको क्या पूछा? 10 मीटर लेंथ का मास 50 kg, 10 मीटर का 50 kg, 1 मीटर का कितना? तो आप ऐसे करोगे कि भाई ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपॉन 10 इज इक्वल टू 5 kg। लेकिन यहां पे यूनिट kg का नहीं बनेगा, टोटल मास तो 50 kg है। लेकिन मैंने आपको क्या पूछा? मास पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर, तो उसको डिवाइडेड बाय मीटर लिखेंगे, बराबर है। तो मैं अभी आपको पूछूंगा कि मास का यूनिट कौन सा है? बराबर, मास है तो मास का यूनिट कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? केजी। मास का यूनिट क्या होगा? केजी। लेकिन मैं पूछूंगा कि मास पर यूनिट लेंथ क्या है, तो आप सिर्फ केजी नहीं बोलोगे, आप पीछे मीटर, केजी पर मीटर बोलना पड़ेगा, बराबर है। तो समझो यहां पे, तो मैं यहां पे लिखता हूं क्या भाई? लीनियर मास डेंसिटी। तो यहां पे म्यू इज इक्वल टू मास अपॉन लेंथ। सिर्फ मास बोलते तो मैं क्या लिखता? केजी। लेकिन यहां पे क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। तो जो है क्वांटिटी वो न्यूमरेटर में आएगी और जो पर यूनिट है वो डिनोमिनेटर में आएगी। तो इसका यूनिट बनेगा, यूनिट इज इक्वल टू केजी पर मीटर, और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा, इसका क्या? m1, इसका क्या? L-1 और T0। हो गया क्लियर? तो पर यूनिट लेंथ, तो जो पर यूनिट है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, और आपको वैसे ही डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। सेकंड, द फोर्स पर यूनिट length is called surface tension। चलो क्या हमको करना है? सरफेस टेंशन। व्हाट इज द सरफेस टेंशन?
तो सरफेस टेंशन इज अ फोर्स, बट नॉट ओनली फोर्स, इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम लिखेंगे यहां पे सरफेस टेंशन इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसका यूनिट आ जाएगा, देयरफॉर यूनिट बताएंगे इसका, तो क्या होगा यूनिट, इसका होगा न्यूटन, इसका होगा मीटर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, सरफेस टेंशन का, सरफेस टेंशन का क्या हो गया, इसका m1, इसका L1, m1 L1 T माइनस 2 न्यूटन का आ गया अपॉन L1, तो ये हो गया m1 L0 T माइनस 2। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। The energy per unit volume, क्या लिखा मैंने, द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो चलो ये जो है, ओके, द एनर्जी पर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। क्या लिखेंगे इसको, एनर्जी डेंसिटी। आपने आगे जो डेंसिटी पढ़ा उसमें क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मैटर डेंसिटी होगी। यहां पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये बनाएंगे तो यहां पे बनेगा एनर्जी डेंसिटी, उसको रो बोलेंगे, रो ई इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहां पे, एनर्जी पर वॉल्यूम, therefore यूनिट एनर्जी जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो उसका डायमेंशन लिखेंगे तो रो ई का, एनर्जी का क्या आ जाएगा, इसका m1 L2 T माइनस 2 एनर्जी का, और इसका हो गया L3, तो ये हो गया m1 L माइनस 1 T माइनस 2, बरोबर है। तो ये प्रेशर रिप्रेजेंट करता है, देखो ये प्रेशर के इक्विवेलेंट है, हाँ कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी, द रेडिएशन एनर्जी, द रेडिएंट एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल यूनिट एरिया, unit area in unit time is called intensity of radiation। समझो रेडिएशन की इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज द एनर्जी passing through any unit cross sectional area or area in unit time। तो यहां पे दो बार यूनिट आया, पर यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। कौन भाई, रेडिएंट एनर्जी, बरोबर। कौन पास हो रहा है, रेडिएंट एनर्जी पास हो रही है, कितने टाइम में, यूनिट टाइम में, कितने एरिया में से, यूनिट एरिया में से। तो यहां पे लिखोगे आप, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, उसको जो डिनोट करे तो आई से भी करते हैं, आई इज इक्वल टू, यहां पे लिख सकते हैं रेडिएंट एनर्जी, क्या लिख सकते हैं यहां पे, रेडिएंट एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। यहां पे देखो, यहां पे दो बार यूनिट आया, यूनिट एरिया भी आया, यूनिट टाइम भी आया, तो मैंने दो बार यहां पे लिया, हाँ कि नहीं। तो यहां पे उसका यूनिट रखेंगे, चलो इसका यूनिट क्या, जूल, इसका यूनिट क्या, मीटर स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या, सेकेंड, हाँ कि नहीं। तो फिर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे इंटेंसिटी का, तो जूल m1 L2 T माइनस 2, मीटर तो L, लेकिन स्क्वायर है तो 2 लिखेंगे, टाइम तो 1, तो ये हो गया m1 L0 T माइनस 3। हो गया क्लियर? तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर
होना चाहिए, बरोबर है। तो यहाँ पे आगे जो फॉर्मूला लिखे थे 34 वो तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन से आते थे। कई बार आपको ऐसा बोला होगा कि सिर्फ मास नहीं, मास पर यूनिट लेंथ, बरोबर। तो क्या लिखेंगे, सिर्फ उसको मास नहीं गिनेंगे, मास अपॉन लेंथ समझेंगे। फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो सिर्फ फोर्स नहीं, फोर्स पर लेंथ। फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया। वैसे ही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो एनर्जी पर वॉल्यूम। रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो रेडिएंट एनर्जी अपॉन एरिया टाइम। तो ऐसे हम जो यूनिट होगा उसको हम डिनोमिनेटर में लेके यूनिट बनाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला बनाएंगे, फिर यूनिट बनाएंगे और फिर डायमेंशन बनाएंगे, बरोबर है। देख लो एक बार ध्यान से, पता चलना चाहिए, बरोबर है। स्क्रीनशॉट ले लो 40 का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक नई ट्रिक से डायमेंशनल फॉर्मूला और यूनिट बनाना सीखते हैं। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, बरोबर है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू G, कैपिटल G, m1 m2 upon r square, where m1 and m2 are the masses of the particle, r is the distance between them, and G is a universal constant of gravitation. Find the unit and the dimensions of G. तो हमको पूरा एक फॉर्मूला दिया है, कौन सा, कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमको दिया है। इसमें से F कौन है, भाई F इज अ फोर्स। F कौन है, फोर्स। m1 m2 कौन है, मासेस। और r क्या है, जो पार्टिकल है उनके बीच का डिस्टेंस। और हमको यूनिट बनाना है G का, कैपिटल G। G कौन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कौन है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, या तो यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। तो हमको यूनिट बनाना है कैपिटल G का और उसका डायमेंशन चाहिए। तो एक काम करेंगे, जिसका भी डायमेंशन चाहिए या यूनिट चाहिए उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हमको किसका चाहिए, G का। तो यहां से G लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू, तो ये ऊपर जाएगा तो F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो m1 m2 हो गया। G को क्या किया मैंने, सब्जेक्ट बनाया, हाँ कि नहीं। तो आर स्क्वायर इसके साथ गया, m1 m2 नीचे आ गए। ओके, तो इसका यूनिट बोलो, यूनिट ऑफ G। ये कौन है, फोर्स। भाई फोर्स इज इक्वल टू m1 L1 T माइनस 2। R कौन है, डिस्टेंस, मतलब L1 F कौन, m1 L1 T माइनस 2, फोर्स, हाँ कि नहीं। एक मिनट, हमको यूनिट बनाना है, यूनिट बनाना है। तो फोर्स का क्या होगा, न्यूटन। डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। m1 kg, ये भी kg इंटू kg स्क्वायर। ओके, तो G का डायमेंशनल फॉर्मूला हमको मिल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यूनिट मिल गया उसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए तो न्यूटन की जगह पे लिखेंगे उसका डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L1 T माइनस, ये मैंने किसका लिखा, न्यूटन का, m1 L1 T माइनस 2। मीटर का L1, लेकिन उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और अपन kg, मतलब इसका L स्क्वायर कर दो तो डायरेक्ट चलेगा, इसका डायरेक्ट क्या कर देता हूं मैं, L स्क्वायर। ये m1 और उसका स्क्वायर मतलब हो जाएगा m2। मतलब G का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, ये 1 ये 2 ऊपर जाएगा तो mm दोनों पार्ट, तो m माइनस 1, L1 L2 तो L3 और T माइनस 2, बराबर। तो ये हमने किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया, G का। क्लियर हो गया। सिमिलरली सेम एक और न्यूमेरिकल है, मैंने यहां पे लिखा, देखो, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एक्टिंग बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय
F is equal to 1 upon 4 pi epsilon इसको क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन बोलेंगे, बरोबर है। तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स था, ये कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स। The electric force acting between two charged particles is given by F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon r square, where Q1 and Q2 are charges of particles and r is the distance between them, and epsilon naught is a permittivity of a vacuum, बराबर है। तो epsilon naught क्या है भाई, वो परमिटिविटी है, एक कैरेक्टरिस्टिक होती है मीडियम की, वो हम 12th में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप फॉर्मूला पे ध्यान दो, बरोबर है। तो एप्सिलॉन नॉट इज अ रेजिस्टेंस अकरिंग इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हम 12th में जाके पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखो कि एप्सिलॉन जीरो क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। फाइंड द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। चलो लिखते थे यहां पे, क्या हमने पढ़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स, F इज इक्वल टू 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square। हमको किसका डायमेंशन चाहिए, एप्सिलॉन 0 का, यूनिट का, इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों चाहिए। तो जिसका हमको यूनिट और डायमेंशन चाहिए उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो फिर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसको मैं ऊपर लाऊंगा, इसको नीचे ले जाऊंगा, तो 1 upon 4 pi F Q1 Q2 upon R square। तो जिसका था हमने उसको सब्जेक्ट बना लिया, ओके। तो फिर एप्सिलॉन नॉट का हम यूनिट लिखेंगे, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, बोलो तो। चलो 1, भाई 1 का यूनिट क्या होगा, कुछ नहीं, 1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। Q1 Q2 दोनों चार्जेस है, तो ये भी कूलम, ये भी कूलम, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। 4 वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, पाई वो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका कोई क्वांटिटी नहीं है, जो क्वांटिटी होगी तो उसका यूनिट होगा। 1 4 पाई वो तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, तो उनका कोई यूनिट नहीं होगा। हाँ, फोर्स इज अ क्वांटिटी, तो उसका यूनिट होगा न्यूटन, और ये मीटर स्क्वायर हो गया, हाँ कि नहीं। तो चलो इसका डायमेंशन बनाते हैं, इसका यूनिट बन गया, तो अभी डायमेंशन, चलो ये कौन है, C चार्ज, और चार्ज कूलम का क्या होगा चार्ज का, m0 l0 t1 a1, तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा t1 a1 और उसका स्क्वायर, t1 a1 पढ़ा है ना अभी, सबसे पहले स्टार्ट किया उसमें हमने चार्ज का फॉर्मूला लिखा, t1 a1 और उसका स्क्वायर, इसका होगा न्यूटन, m1 l1 t-2 इंटू इसका होगा l2, हो गया क्लियर। तो एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बन जाएगा m-1 l1 l2 मतलब 3, लेकिन न्यूमरेटर में आ जाएंगे तो l-3 हो जाएगा, t की 1 पावर, लेकिन बाहर स्क्वायर है तो t2 हो जाएगा, ऊपर t2 नीचे t-2, ऊपर आ जाए तो वो प्लस हो जाएगा, तो t4 और a1 और उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया किसका, एप्सिलॉन नॉट का, परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम। हो गया क्लियर, ध्यान से देख लो फिर से एक बार ये, और स्क्रीनशॉट ले लो। चलो चलो और 2 न्यूमेरिकल पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो। द एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज गिवन बाय E is equal to hf, where f is the frequency of radiation and h is a Planck constant, या तो Planck constant। Find the unit and dimension of h। क्या दिया है भैया कौन, the radiant energy, the energy of radiation, या तो उसको बोलेंगे रेडिएंट एनर्जी,
E इज इक्वल टू एच एफ, या तो उसको बोलेंगे फोटोन, फोटोन की एनर्जी E इज इक्वल टू एच एफ। क्या बोलेंगे? E इज इक्वल टू एच एफ। E इज द एनर्जी, F is a frequency and H is a Planck constant. We need to find the units and the dimension of H. So H को हम क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो H बन जाएगा E अपॉन F। हो गया? चलो तो फिर यूनिट बनाएंगे। यूनिट ऑफ H, इसका क्या होगा? जूल। इसका क्या होगा? सेकेंड इनवर्स। क्या होगा? सेकेंड इनवर्स। या तो इसको लिख सकते हैं जूल इंटू सेकेंड। क्या लिख सकते हैं? जूल इंटू सेकेंड। चलो उसका क्या लिखेंगे? डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन H, चलो जूल का क्या है? m1 L2 T माइनस 1 और सेकेंड मतलब सॉरी जूल का होगा m1 L2 T माइनस 2 और सेकेंड का कितना? T1। तो ये हो गया m1 L2 T माइनस 1। हो गया क्लियर? बरोबर है? तो देखो H का हो गया m1 L2 T माइनस 1। ये किसका है? अब वो 34 मैंने जो लिखा है उसमें से ढूंढना। ये एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है। किसका? एंगुलर मोमेंटम का, जो मैंने लास्ट लेक्चर में, पिछले वाले लेक्चर में लिखाया था। तो H इज अ प्लांक कांस्टेंट और L डायमेंशनल एंगुलर मोमेंटम, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही होगा। चलो आगे और क्या दिया यहां पे? द हीट एनर्जी पासिंग थ्रू द रॉड, एनी ब्लॉक और रॉड, मैंने यहां पे रॉड लिखा है, अरे सॉरी रॉड। ओके तो यहां पे रॉड ले लेते। चलो मान लो कि ये रॉड है, यहां पर टेम्परेचर T1 है, उसका हॉट एंड है, और यहां पे टेम्परेचर है T2, यहां पे टेम्परेचर हाई है और यहां का टेम्परेचर लोअर है। तो ऑब्वियसली एनर्जी, हीट एनर्जी कहां से कहां पास होगी? हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ। So heat energy passing through any rod is given by Q is equal to Ka T1 minus T2 upon L into T. हाँ कि नहीं? Where K is the heat conductivity. Who is the K? K is the heat conductivity. Who is a capital A? Capital A is the cross sectional area of the rod. L is the length of rod. T is the time, and capital T1 and capital T2 are the temperatures of hot and cold ends of a rod. Find the unit and the dimension of K. क्या क्या दिया भाई? Q. कौन है Q? Q is the heat energy. A is the area. T1 and T2 both are the temperatures. T1 is the temperature of hot end and T2 is of cold end. L is the length of rod and T is the time. ओके तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले तो फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी Q इज इक्वल टू Ka T1 माइनस T2 अपॉन L इंटू T। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए K का, तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो K इज इक्वल टू QL अपॉन A, K को बनाओ तो ये ऊपर आएगा, ये सब नीचे आ जाएगा यहां पे। तो T1 माइनस T2 इंटू T। हो गया क्लियर? तो ये K को सब्जेक्ट बनाया। तो चलो उसका यूनिट लिखते हैं। यूनिट ऑफ K, Q कौन? हीट एनर्जी, तो उसको बोलेंगे जूल। L कौन? लेंथ, उसको बोलेंगे मीटर। Q कौन? हीट एनर्जी, तो उसको J बोलेंगे, जूल। L इज द लेंथ, उसको मीटर बोलेंगे। A इज द एरिया, उसको बोलेंगे मीटर स्क्वायर। T1 एंड T2 बोथ आर टेम्परेचर, तो इसका होगा केल्विन, इसका भी होगा केल्विन। तो केल्विन माइनस केल्विन 0, है ना? नहीं भाई ऐसा नहीं होता, समझो। मैं यहां पे करूं 25 डिग्री सेल्सियस माइनस 12 डिग्री सेल्सियस, तो क्या 13 आएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू 13 आएगी, तो C माइनस C क्या 0 हो जाएगा? नहीं, यूनिट तो जो है वही का वही रहेगा। मतलब समझो यहां पे ये T1 उसका केल्विन है, इसका भी केल्विन है, तो वो पूरा स्टेप जो बना T1 माइनस T2
उसका टोटल हमको केल्विन ही ले लेना है। इसका केल्विन, तो केल्विन माइनस केल्विन जीरो नहीं होता, न्यूमेरिकल वैल्यू का सबट्रैक्शन होता है, लेकिन यूनिट तो वही रहेगा। इसका केल्विन तो ये पूरा टर्म जो इतना बना T1 माइनस T2 उसका भी केल्विन ही रहेगा। तो केल्विन, इसका क्या सेकेंड, तो उसको ठीक से लिखे तो जूल पर MKS, क्या लिखेंगे जूल पर मीटर केल्विन सेकेंड, हो गया। तो चलो इसका डायमेंशन जूल M1L2 T माइनस 2 अपॉन ये हो गया L1, केल्विन का K1 और टाइम का T1। जूल का क्या हो गया M1L2 T माइनस 2, मीटर का क्या हो गया L1, केल्विन का K1 और सेकंड का T1। तो ये हो जाएगा M1 L2 L1, तो ये क्या लिखा जाएगा तो L1 T क्या हो जाएगा -3 बराबर, और केल्विन वो भी -1। हो गया क्लियर? तो ये पूरा आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए। तो कैसे हमने जो भी लिखा उस पर से हम जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है जिसका यूनिट चाहिए उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उसका यूनिट बनाएंगे, फिर उसका डायमेंशन बनाएंगे, बराबर है। तो आज का लेक्चर और लास्ट लेक्चर मतलब 4th and 5th लेक्चर, ये दोनों में जो भी मैंने समझाया उसमें से जो 34 डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने लिखवाए वो मैं कल 5-5 बार लिखे आपसे लूंगा, हाँ कि नहीं। रफ पेज में 5-5 बार लिखना है और एक आपकी जो फेयर नोट्स है उसमें पूरा एक बार लिखना है, और अलग से रफ पेज में हर एक फॉर्मूला 5 बार लिखना है। फिर ये जो 4 मैंने फिर वो यूनिट वाला समझाया, पर मास पर यूनिट लेंथ, बराबर। जो रिमेनिंग जो आज मैंने लिखा है ये सब कुछ वो कल 2-2 बार लिख के भी बताना है। ये सब मुझको 2-2 बार लिख के बिना कल आना नहीं है, मुझको बताना ही है कंपलसरी आपको, बराबर है। समझो बच्चों, ये नहीं आएगा तो आगे कुछ भी नहीं होगा। मतलब हमको डायमेंशनल फॉर्मूले आने ही चाहिए, हाँ कि नहीं, बराबर है। तो कुछ भी करो, समझो, पता ना चले तो कल क्लास पे आओ, मैं आपको समझाऊंगा क्लास पे बैठे, बराबर है। लेकिन याद रहे, ये नहीं याद होगा, ये प्रिपेयर नहीं होगा आपसे तो आगे आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए दिमाग में बात फिट कर लो कि 34 फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखा है वो आपको 5-5 बार लिखने हैं, और उसके आगे जो कुछ लिखा है वो सब 2-2 बार लिखे मैं कल आपसे दूंगा, बराबर है। चलो, कुछ भी डाउट हो तो फोन भी कर सकते हो, वीडियो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो, आपको पता चल ही जाएगा। फिर भी ना पता चले तो फोन करो, फोन से भी ना पता चले तो डायरेक्ट क्लास पे आ जाओ, हम क्लास पे ग्रुप में 5-2-3-4 बैठ के पढ़ लेंगे, बराबर है। तो लेकिन डाउट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलो बाय।